नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सुन रहे हैं आखिरी कॉल। राकेश को ये एहसास बहुत देर से हुआ कि कुछ गलत है। फ़ोन उसके कान से लगा हुआ था और वो रमा से रोज़मर्रा की बातें कर रहा था। बिजली चली गई है या नहीं, खाना खाया या नहीं। तभी अचानक दूसरी ओर से एक ऐसी चीख उभरी जिसने उसकी सांसें रोक दी। वो चीख दर्द से भरी हुई नहीं थी, बल्कि डर से पागल हो चुकी थी, जैसे किसी ने अचानक मौत को सामने खड़ा देख लिया हो। राकेश का शरीर सिहर गया। वो हेलो हेलो कहता रहा, लेकिन हर हेलो के साथ चीख और तेज होती चली गई। उसे लगा जैसे वो आवाज़ सीधी उसके दिमाग के अंदर गूंज रही हो। उसने घबराकर कहा, रमा क्या हुआ, बोलो तुम ठीक तो हो। लेकिन तभी एक झटके में फोन कट गया और अगली ही पल स्क्रीन पर लिखा आया, स्विच ऑफ। उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। वो दोबारा फिर तीसरी बार नंबर मिलाता रहा, लेकिन हर बार वही जवाब। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सीने में दर्द होने लगा। उसे याद आया कि रमा रात को वो खुद एक जरूरी काम से पास के कस्बे में रुका हुआ था और घर लौटने में देर हो गई थी। मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या किसी ने दरवाज़ा खटखटाया होगा? क्या किसी ने ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की होगी? या उसने उस ख्याल को झटक दिया, लेकिन डर अब दिमाग में घर कर चुका था। घड़ी देखी, रात के लगभग 12 बजने वाले थे। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, लेकिन वो हवा सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि किसी अनजानी बेचैनी को साथ लाकर उसके शरीर से टकरा रही थी। सड़क सुनसान थी, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो और वो अकेला जाग रहा हो। उसने इधर उधर देखा, शायद कोई ऑटो, कोई बाइक, कोई ट्रक मिल जाए, लेकिन दूर तक सिर्फ अंधेरा था। कुछ देर खड़ा रहने के बाद उसने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो वो पैदल ही घर जाएगा। चलते समय हर कदम भारी लग रहा था। सड़क के दोनों ओर पेड़ खड़े थे, जिनकी परछाइयां अंधेरे में अजीब शक्लें बना रही थीं। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने खुद को कोसा, डरपोक मत बन, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तभी उसे हल्की सी सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया, दिल धक से रह गया। आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी या शायद बहुत पास से, वो तय नहीं कर पा रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद वही आवाज़ फिर सुनाई दी, इस बार और साफ। ये किसी औरत के रोने की आवाज़ थी। राकेश की चाल अपने आप तेज हो गई। उसे डर लग रहा था कि अगर वो रुका तो शायद कुछ ऐसा देख लेगा जिसे देखने के बाद वो कभी सामान्य नहीं रह पाएगा। लेकिन जितना तेज वो चल रहा था, आवाज़ उतनी ही पास आती जा रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो आवाज़ किसी अजनबी की नहीं है। ये आवाज़ वो बरसों से सुनता आया था। ये रमा की आवाज़ थी। उसके कदम लड़खड़ा गए। नहीं, ये नामुमकिन है। उसके होंठ बुदबुदाए। अचानक आवाज़ बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उसे अपनी सांसों की आवाज़ भी बहुत तेज लगने लगी। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद डर की वजह से उसे भ्रम हो गया था। लेकिन तभी बिल्कुल उसके कान के पास एक फुसफुसाहट गूंजी। राकेश! वो उछल पड़ा। रुक जाओ, वही आवाज़ बोली। जहां तुम जा रहे हो वहां अब कुछ नहीं है। राकेश का दिल जैसे रुक गया हो। उसने घबराकर फोन निकाला और फ्लैशलाइट जला दी। रोशनी के गोल दायरे में सड़क, पेड़ और खालीपन के सिवा कुछ नहीं था। तभी उसे कुछ दूर एक आकृति दिखाई दी। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वो रो रही हो। राकेश के मुंह से अपने आप निकल पड़ा, रमा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, लेकिन दिल के किसी कोने से एक सख्त आवाज आई, रुक जाओ। उसके पैर वहीं जम गए। तभी उस औरत ने सिर उठाए बिना कहा, मेरे पास आओ, मैं अब वहां नहीं हूं जहां तुम मुझे ढूंढ रहे हो। उस पल राकेश को ऐसा लगा जैसे वो किसी सपने में फंस गया हो, जहां सब कुछ जाना पहचाना होते हुए भी बेहद गलत था। राकेश को उस पल ये भी याद नहीं रहा कि वो सांस कैसे ले रहा है। सफेद साड़ी में खड़ी वो आकृति स्थिर थी, लेकिन उसके चारों ओर की हवा जैसे हिल रही थी। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी सरसराने लगी थीं।
राकेश का मन कर रहा था कि वो भाग जाए, पीछे मुड़कर देखे बिना, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। उस औरत की आवाज फिर गूंजी, धीमी, थकी हुई, मगर अजीब तरह से अपनी ओर खींचने वाली। तुम मुझे पहचानते हो राकेश, फिर डर क्यों रहे हो? ये वही आवाज थी, बिल्कुल वही उतार चढ़ाव, वही अपनापन जो वो रोज रमा की बातों में सुनता था। उसका दिमाग उलझने लगा। दिल कह रहा था ये रमा नहीं है, लेकिन यादें चिल्ला रही थीं, ये वही है। उसने खुद को संभालते हुए जोर से कहा, अगर तुम रमा हो तो अपना चेहरा दिखाओ। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। वो आकृति बस खड़ी रही, सिर झुका हुआ। फिर बहुत धीरे धीरे उसने सिर उठाना शुरू किया। राकेश का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। जैसे जैसे सिर ऊपर उठ रहा था, राकेश की सांसें तेज होती जा रही थीं। तभी अचानक उसने सिर घुमा लिया और फिर से रोने लगी। मत देखो, तुम देख नहीं पाओगे, उसने सिसकते हुए कहा। यह सुनकर राकेश को एक पल के लिए राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में सवाल उठा, अगर ये रमा नहीं है तो ये मेरी चिंता क्यों कर रही है? उसके भीतर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम रमा नहीं हो तो तुम कौन हो? ये सुनते ही वो औरत अचानक शांत हो गई। रोने की आवाज एकदम बंद। आसपास का सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि राकेश को अपने कानों में सीटी सी महसूस हुई। फिर बहुत ठंडी आवाज में उसने कहा, मैं वही हूं जिसे सुन लिया गया था। राकेश को कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब? उसने पूछा। जवाब में वो औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, बल्कि पुरानी पीड़ा और गुस्सा घुला हुआ था। जब कोई दो लोग एक दूसरे से दिल की बात करते हैं, जब कोई प्यार बोलता है, मैं सुन लेती हूं। अचानक राकेश को याद आया, फोन कॉल, रमा की चीख। उसका शरीर कांप गया। तुमने रमा के साथ क्या किया? उसकी गले से आवाज मुश्किल से निकली। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। राकेश पीछे हटना चाहता था, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे जमीन धुंधली होने लगी है, जैसे जमीन भी अब भरोसेमंद नहीं रही। अचानक उसके दिमाग में रमा की तस्वीर उभरी, घर में अकेली, दरवाजा बंद करते हुए, फोन कान से लगाए हंसते हुए। उसे याद आया कि रमा ने उसी शाम कहा था, आज अजीब लग रहा है, जैसे कोई सुन रहा हो। उस वक्त राकेश हंस पड़ा था। अब वही बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। काश मैंने उसे गंभीरता से लिया होता, वो मन ही मन सोचने लगा। तभी उस औरत की आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल उसके पास से। वो बहुत डर गई थी राकेश। उस पल राकेश की दुनिया जैसे घूम गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वो औरत अब पेड़ के नीचे नहीं थी, वो उसकी बगल में खड़ी थी। उसने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसल गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते समय उसकी नजर उसके हाथों पर पड़ी, काले, सख्त और असामान्य रूप से लंबे। उसे ऐसा लगा जैसे वो हाथ इंसानी नहीं है। वो घिसटते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस औरत ने उसका नाम पुकारा, राकेश। उसकी आवाज में अब कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ आदेश था। उसके बाद की बातें उसे धुंधली सी याद है, तेज सिर दर्द, कानों में अजीब सी गूंज, और फिर सब कुछ अंधेरा। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था। सफेद दीवारें, मशीनों की आवाज और बदन में ऐसा दर्द जैसे किसी ने उसे कई जगह से तोड़ दिया हो। डॉक्टर कुछ कह रहा था, एक्सीडेंट, किस्मत, बच जाना, लेकिन राकेश का ध्यान उन शब्दों पर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, रमा कहाँ है? इंस्पेक्टर जब आया और उसने पूरी बात सुनी तो उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता आ गई। आप पहले नहीं हैं और शायद आखिरी भी नहीं। ये सुनकर राकेश का दिल बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, मेरी पत्नी, उसे ढूंढिए। इंस्पेक्टर ने बस सिर हिला दिया। उस पल राकेश को नहीं पता था कि जिस सच्चाई से उसे बचाया जा रहा है, वही सच्चाई उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ने वाली है। अस्पताल की रातें उसके लिए सबसे भयानक थीं। लाइट बंद होते ही उसे लगता कि कोई कमरे के कोने में खड़ा है। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। वो चौंक कर उठ बैठता, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस होता कि वो अकेला नहीं है। कहीं ना कहीं कोई उसे देख रहा है, सुन रहा है। रमा उस रात बहुत देर तक खिड़की के पास खड़ी रही थी। बाहर गली में सन्नाटा था, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसी सन्नाटे में सांस ले रहा है।
उसने कई बार पर्दा हटाकर बाहर झांका, फिर खुद पर हंसी भी आई। मैं भी ना बेवजह डर जाती हूँ। उसने दरवाजे की कुंडी अच्छे से लगाई और मोबाइल उठाकर राकेश को कॉल किया। राकेश की आवाज़ सुनते ही उसे थोड़ी राहत मिली। वो उससे छोटी छोटी बातें करने लगी, लेकिन उसका ध्यान बार बार कमरे के कोने की ओर जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई खड़ा है, हालांकि आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फोन पर बात करते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, राकेश, आज अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें सुन रहा है। दूसरी ओर राकेश हंस पड़ा और बोला कि वो ज्यादा सोच रही है। रमा ने भी बात बदल दी, लेकिन उसके हाथ ठंडे हो चुके थे। तभी अचानक उसे लगा कि उसके पीछे किसी ने बहुत हल्की सी आह भरी है। उसने झटके से पलट कर देखा, कमरा खाली था। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने राकेश को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी उसके कान के पास एक फुसफुसाहट गूंजी, इतनी पास कि उसकी गर्दन से हर उठी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बाल खींचे हों। डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। फोन हाथ से फिसल गया, फिर भी आवाज जाती। वो पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराई। कमरे की लाइट झपकने लगी। उसे अब साफ दिख रहा था, कमरे के बीचों बीच सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि रमा का दम घुटने लगा। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही फोन टूटकर जमीन पर गिर गया और आवाज हमेशा के लिए कट गई। अस्पताल में लेटा राकेश ये सब नहीं जानता था। वो सिर्फ ये महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो गया है। इंस्पेक्टर उससे सच छुपा रहा था, लेकिन सच्चाई किसी परछाई की तरह उसके आसपास घूम रही थी। हर रात उसे सपना आता, वही सफेद साड़ी, वही आवाज और रमा की आंखों में जमी हुई दहशत। वो पसीने से तर होकर उठ बैठता और कमरे में इधर उधर देखने लगता। उसे लगता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, बस अंधेरे में घुला हुआ। इंस्पेक्टर ने जब गांव के सरपंच जोगिंदर सिंह से बात की तो उसे एहसास हुआ कि ये सब नया नहीं है। सरपंच की आंखों में थकान और डर दोनों थे। उसने बताया कि सालों पहले एक औरत ने इसी इलाके में जान दी थी। प्यार में धोखा मिला था उसे। मरने से पहले वो घंटों फोन पर अपने प्रेमी से बात करती रही थी, गिड़गिड़ाती रही थी, लेकिन जब फोन कटा तो उसके साथ सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद से ही ये सिलसिला शुरू हुआ। जो भी रात में फोन पर दिल की बातें करता, जो भी प्यार की बातें हवा में फैलाता, वो उसे सुन लेती थी। राकेश को अस्पताल से घर लाया गया, लेकिन वो घर अब घर नहीं रहा था। दीवारें उसे घूरती लगती थीं। रमा की चीजें, उसका दुपट्टा, उसकी चप्पल, सब जैसे किसी और दुनिया की थीं। रात होते ही वो खिड़की दरवाजे बंद कर लेता, फिर भी उसे लगता कि कोई भीतर है। कई बार वो खुद से बात करने लगा था। पड़ोसियों ने सुना कि वो रात को किसी से कहता था, बस कर दो, अब और नहीं। धीरे धीरे उसका डर पागलपन में बदलने लगा। उसे लगता कि अगर वो उस औरत से बात कर ले तो शायद सब खत्म हो जाए। एक रात उसने खुद ही मोबाइल उठाया और किसी को कॉल करने की कोशिश की, बिना नंबर देखे। कॉल लगी नहीं, लेकिन कमरे में वही जानी पहचानी ठंडक फैल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाया, अगर तुम यहीं हो तो मुझे भी ले चलो। अगली सुबह जब दरवाज़ा खुला मिला तो राकेश जमीन पर पड़ा था। चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने आखिरकार वो पा लिया हो जिससे वो भाग रहा था। इंस्पेक्टर देर तक वहां खड़ा रहा। उसे समझ आ गया था कि कुछ लड़ाइयां इंसान नहीं जीत सकता। आज भी उस सड़क पर लोग जल्दी निकल जाते हैं, रात होते ही फोन बंद कर लेते हैं। कोई प्यार की बात जोर से नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं वो अब भी सुनती है। उस औरत की कहानी कभी किसी ने पूरी नहीं सुनी थी। लोग बस इतना जानते थे कि वो एक समय इंसान थी, हंसती थी, रोती थी और किसी से बेहद प्यार करती थी। उसका नाम अब कोई नहीं लेता, क्योंकि नाम लेने से भी लोगों को लगता था कि वो सुन लेगी। सालों पहले वो इसी इलाके में रहती थी। दिन में वो आम औरतों जैसी थी, लेकिन रात को वो घंटों फोन पर बात करती थी। उसका प्रेमी किसी और शहर में था और वही उसकी दुनिया था। वो उससे हर छोटी बड़ी बात साझा करती थी, अपने डर, अपने सपने, अपना अकेलापन। लेकिन धीरे धीरे दूसरी तरफ से आवाजें बदलने लगीं।
बातों में पहले दूरी आई, फिर चुप्पी। एक रात फोन पर वही आखिरी बातचीत हुई थी जिसमें उसने बहुत देर तक कुछ न कहकर बस सुना था। उस रात के बाद वो औरत कभी वैसी नहीं रही। लोग कहते हैं कि उसके बाद जो हुआ वो इंसानी समझ से बाहर था। सुबह उसके घर का दरवाजा खुला मिला और उसके अंदर सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं, लेकिन उस दिन से इलाके की रातें बदल गईं। पहले लोग रात में भी हंसते बोलते थे, फोन पर बातें करते थे। अब रात होते ही सब कुछ धीमा हो गया, जैसे किसी ने पूरे गांव को फुसफुसाने पर मजबूर कर दिया हो। राकेश के आखिरी दिन भी इसी खामोशी में बीत रहे थे। वो अब ज्यादातर समय कमरे में अकेला बैठा रहता, खिड़की से बाहर देखता, लेकिन बाहर उसे सड़क नहीं दिखती थी। उसे वही पेड़ दिखता था, वही सफेद साड़ी। कभी कभी उसे लगता कि वो आवाज अब उसे डराने नहीं आई है, बल्कि बुलाने आई है। तुम समझते हो मुझे, वो आवाज कहती। तुमने भी वही खोया है जो मैंने खोया। राकेश उस आवाज से बहस नहीं करता था, वो बस सुनता था, जैसे कोई थका हुआ इंसान किसी पुराने दोस्त की बात सुनता है। इंस्पेक्टर को यह सब बहुत देर से समझ आया। वो जोगिंदर सिंह के साथ उस सड़क पर गया जहां पहली बार राकेश को वो औरत दिखी थी। हवा वहां अब भी अजीब थी। जोगिंदर ने कहा था, ये जगह उसे पसंद है, यहां बातें साफ सुनाई देती हैं। इंस्पेक्टर ने मजाक समझकर बात टाल दी थी, लेकिन उस रात उसे भी लगा कि अंधेरे में कोई उसकी बात सुन रहा है। उसने बिना वजह अपना फोन जेब में डाल लिया। राकेश की मौत के बाद गांव में डर और गहरा हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसी रात एक आदमी को सड़क पर खड़ा देखा जो किसी से बात कर रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था। किसी ने कहा कि फोन की रिंग सुनाई दी, लेकिन किसी के फोन में कॉल नहीं आई थी। लोग अब बच्चों को समझाने लगे थे, रात में ज्यादा मत बोलो, फोन पर हंसना मत, अपने दिल की बात दिन में कहो। इंस्पेक्टर जब आखिरी बार उस घर से निकला तो उसने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की के पास कुछ पल के लिए उसे एक परछाई दिखी। सफेद नहीं थी, धुंधली थी, जैसे कोई अब पूरी तरह दिखाई नहीं देना चाहता हो, लेकिन जाना भी नहीं चाहता। उसने आंखें झपकीं और वो परछाई गायब हो गई। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हो गया था कि कुछ कहानियां फाइलों में बंद नहीं होती। आज भी जब रात बहुत शांत होती है तो लोग कहते हैं कि उस सड़क पर कभी कभी फोन की हल्की सी आवाज आती है, न रिंग न बीप, बस एक एहसास, जैसे कोई दूसरी तरफ सुन रहा हो। और अगर कोई उस वक्त अपने दिल की बात जोर से कह दे तो अगली सुबह लोग सिर्फ यही कहते हैं, कल रात कुछ गलत हुआ था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ सन्नाटे खत्म नहीं होते, वे बस सुनते रहते हैं। गांव में उस घटना के कुछ महीनों बाद एक नया आदमी आया। उसका नाम आदित्य था। वो शहर से आया था और मोबाइल नेटवर्क की जांच के काम से यहां रुका था। लोग उसे देखकर अजीब नजरों से देखते थे, क्योंकि वो रात में भी फोन पर बात करता था। सरपंच ने उसे पहले ही दिन समझाया था कि यहां अंधेरा होते ही फोन का इस्तेमाल कम से कम करे, लेकिन आदित्य हंसकर बात टाल देता। उसे लगता था कि ये सब गांव वालों के वहम है। उसे नहीं पता था कि इस इलाके में वहम और सच्चाई के बीच की रेखा बहुत पतली है। पहली ही रात उसे अजीब महसूस हुआ। नेटवर्क ठीक था, लेकिन कॉल के दौरान कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई तीसरी सांस भी लाइन पर चल रही है। उसने फोन कान से हटाकर देखा, लेकिन स्क्रीन पर सब सामान्य था। उसे लगा कि शायद थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। दूसरी रात जब उसने अपनी मंगेतर से देर तक बात की तो कॉल के बीच अचानक कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। उस खामोशी में उसे बहुत हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन भाव बहुत पुराना था, दर्द से भरा हुआ। उसी रात गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वो सड़क जहां राकेश को पहली बार वो सफेद साड़ी दिखी थी, वहां स्ट्रीट लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब खिड़कियों के पीछे से झांकते रहे। आदित्य अपने कमरे में बैठा फोन देखता रहा। कॉल कट चुकी थी, लेकिन स्क्रीन काली नहीं हुई थी। उसने फोन बंद किया, फिर भी उसे लगा जैसे कोई अभी भी दूसरी तरफ है। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। उसने बिना देखे ही समझ लिया, ये वही एहसास है जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हैं। सुबह होते ही आदित्य गांव छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर को खबर मिली तो वो पहुंचा। उसने आदित्य की बातें सुनी और पहली बार किसी नए इंसान की आंखों में वही डर देखा जो उसने कभी राकेश की आंखों में देखा था। उसने आदित्य से बस इतना कहा, ये जगह सुनती है, यहां बातें सोच समझ कर करो। आदित्य उसी दिन चला गया। वो बच गया, शायद इसलिए क्योंकि उसने आखिरी वक्त पर चुप रहना सीख लिया था।
इंस्पेक्टर अब समझ चुका था कि इस सब को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ सीमित किया जा सकता है। उसने गांव में नियम बनवाए, रात में अनावश्यक फोन कॉल नहीं, सड़क पर अकेला चलना मना है, और अगर कोई अजीब आवाज सुने तो उसे जवाब न दे। लोग इन नियमों का पालन करने लगे। डर धीरे धीरे आदत बन गया, और आदतें ही यहां लोगों को जिंदा रखती थीं। सालों बाद भी वो सड़क वैसी ही रही, खामोश। कभी कभी कोई नया आदमी पूछता कि यहां इतनी चुप्पी क्यों है, तो लोग बस इतना कहते, यहां बातें दूर तक जाती हैं। किसी ने आज तक उस औरत को फिर साफ साफ नहीं देखा, लेकिन कोई भी ये दावा भी नहीं करता कि वो चली गई है, क्योंकि कुछ चीजें मरने के बाद भी रहती हैं, खास तौर पर वे जो कभी बहुत गहराई से सुनी गई हों। और अगर कभी रात बहुत ज्यादा शांत हो जाए, अगर हवा बिना वजह ठंडी लगने लगे और फोन पर बात करते हुए अचानक कुछ सेकंड की खामोशी आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि कोई सुन रहा है। उस पल सबसे समझदारी इसी में है कि इंसान चुप हो जाए, क्योंकि यहां डर दिखता नहीं है, ये सुनता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही महान ऋषि और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए।